तरंग गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वेव्स के अंदर हमने काफ़ी कुछ देख लिया था, जितनी भी प्रकार की वेव्स होती हैं और जितनी भी राशियाँ आपके अंदर काम में आने वाली हैं तरंग में, जो भी आयाम, आवृत्ति, तरंग संचरण नियतांक, जो भी आप सुनते हो वो सभी हमने देख लिया है ना। तो इसके अंदर अगर इससे पहले नहीं देखा हो तो देख ले वे। अब इसके अंदर हम जितने भी फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन करने के लिए आपको जो जो भी मेन मेन फॉर्मूले चाहिएंगे, उन फॉर्मूलों को देख रहे हैं। एक इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके साहब, इसके अंदर एक बार क्वेश्चन देख रहे हैं और थोड़े पहले जितना भी फॉर्मूले हैं वो देखते हैं और उसके बाद थोड़े क्वेश्चन देख पाएंगे। फिर नेक्स्ट में आगे क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स वगैरह सब देखेंगे। ओके, शुरू करें। तरंग वेग समीकरण। तरंग वेग समीकरण, इसके अंदर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय आपने गणित में कई बार ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। तो इसके अंदर आपने जान रखा है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि तरंग जो होती है, जो ये एक कंपन पूरा करती है, ये ऐसा है ना। इसका ये एक कंपन पूरा होने में जो समय लगता है वो इसका आवर्तकाल कहलाता है, जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंदर ये जो जितनी डिस्टेंस तय करती है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये डिस्टेंस आपकी लैम्बडा तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो दूरी हो गई आपकी लैम्बडा तरंग दैर्ध्य, है ना। कितना डिस्टेंस तय किया तो लैम्बडा, और टाइम कितना लगा टी, तो v बराबर लैम्बडा अपॉन टी। ये आ गया आपका फॉर्मूला। इससे आप तरंग वेग समीकरण इजीली निकाल लेंगे। क्या करना है, कुछ नहीं, इसके अंदर आपको v बराबर लैम्बडा और 1/t क्या होता है साहब। तो आपने इसके पहले पहले वीडियो में अगर ध्यान से सुना हो तो आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होता है ना। तो 1/t का क्या हो जाएगा, न्यू, है ना। न्यू से प्रदर्शित करो चाहे स्मॉल एन से प्रदर्शित करो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आवृत्ति को आप चाहे स्मॉल एन लिखो चाहे न्यू लिखो, है ना। तो v बराबर न्यू लैम्बडा या v बराबर एन लैम्बडा, ये आपका मेन तरंग वेग समीकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले, चाहे तो आप नोट करें, चाहे तो आप वापस देख ले, क्योंकि आपके पास नोट्स वगैरह बुक्स में जरूर होगा, है ना। नेक्स्ट रिलेशन देखो साहब, तरंग वेग v और कोणीय वेग ओमेगा में संबंध। ये सभी संबंध जितने भी हम अभी निकाल रहे हैं, कुछ नहीं तो ये जो मेन मेन फॉर्मूले हैं वो आप नोट कर लो, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सारे देखने वाले हैं। तो वो करते टाइम ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। तरंग वेग v व कोणीय वेग ओमेगा में संबंध, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जो भी संबंध निकाला v बराबर न्यू लेमड़ा, उसी का संबंध का हम उपयोग ले रहे हैं। v बराबर न्यू लेमड़ा में हमने क्या किया, 2 पाई का ऊपर गुणा और 2 पाई का नीचे भाग दे दिया। कर सकते हो साहब, किसी भी संख्या का ऊपर और नीचे आप दोनों तरफ लिख सकते हो, यानी गुणा भी करा दिया उसी संख्या से और भाग भी करा दिया उसी संख्या से, ताकि कट के जो वैसा था वैसा का वैसा वापस मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, 2 पाई का ऊपर नीचे गुणा करा दिया। क्यों कराया, देखो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको स्टार्टिंग में जो 2 पाई न्यू मिल रहा है, वो 2 पाई न्यू आपने पढ़ा था इसके पहले वाले रिलेशन में कि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है ना। तो 2 पाई न्यू की जगह तो हम लिख देंगे ओमेगा, और इसके पीछे जो बन रहा है लैम्बडा अपॉन 2 पाई। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इसमें तरंग संचरण नियतांक के, है ना, तरंग संचरण नियतांक के की क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई, यानी कि 1/k लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे वही किया, v बराबर ओमेगा इंटू 1/k। तो आपका रिलेशन मिल गया आपको, ओमेगा बराबर v इंटू के। कहने का मतलब कोणीय वेग निकालना है तो तरंग वेग में तरंग संचरण नियतांक का गुणा करा दो, एक ये रिलेशन आ गया। ओके, कहाँ से आया वो समझ में आ जाना चाहिए। और मेन रिलेशन जो है वो आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, ताकि फॉर्मूला हम जब भी यूज़ करें और फटाक से हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तब कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आंसर निकलेंगे। ओके, देखो अब आता है प्रगामी तरंग का समीकरण। ये समीकरण काफ़ी यूज़ में आएगी, क्योंकि इस समीकरण से आप कई चीज़ें इसके अंदर से ढूंढ के निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपको क्लियरली कोई बताया चीज़ नहीं बताए, है ना, कि तरंग दैर्ध्य ये है, आवृत्ति ये है, वो कुछ नहीं बताएंगे, वो एक समीकरण दे देंगे। तो उस समीकरण से आपको ढूंढ के निकालना होगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ हैं, है ना। तो इसके लिए आपको समीकरण की पहचान होनी जरूरी है कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको मिलने वाली है ना। तो यदि कोई तरंग x दिशा में v वेग से गतिशील है तो इसे निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। तो ये समीकरण आपको दी जाएगी, y बराबर यानी कि विस्थापन बराबर आयाम a साइन, साइन है ये, साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ओके, यानी कि
आपको ए तो क्या हो गया, आपका आयाम हो गया, ओमेगा क्या हो गया, ये टी का जो गुणांक होगा वो ओमेगा होगा, यानी कि वो होगी कोणीय आवृत्ति, और जो एक्स का गुणांक होगा वो के होगा, ये होगा आपका तरंग संचरण नियतांक। ओके, इसी के अंदर देखो, इसी समीकरण में आप क्या कर सकते हो, इसी समीकरण के कई रूप हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है ये रूप ना दे के कोई और रूप भी दे, तो इसके अंदर आप देखो क्या कर रहे हैं हम, इसी समीकरण में हमने y बराबर ए साइन ओमेगा की जगह में 2 पाई अपॉन टी रख सकता हूँ, है ना। ओमेगा बराबर या तो 2 पाई न्यू होता है ना, या फिर ओमेगा बराबर 2 पाई, न्यू को क्या लिखते हैं, आवर्तकाल का उल्टा, यानी कि 2 पाई/टी। तो ओमेगा की जगह में 2 पाई/टी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो रख दिया, है ना। और नेक्स्ट क्या था, माइनस के एक्स, तो के की जगह में 2 पाई/लैम्बडा रख सकता हूँ, के बराबर तरंग संचरण नियतांक बराबर 2 पाई/लैम्बडा होता है ना, ये भी आपको ध्यान है, तो के की जगह में ये रख सकता हूँ, ठीक है। अब दोनों से मैं चाहूँ तो 2 पाई बाहर निकाल सकता हूँ, तो ये एक रूप ये बन जाता है ना। इसी में आप चाहें, ये इसी के कई रूप हैं, है ना, ये इसी समीकरण के कई रूप हैं जो आपको किसी भी रूप में समीकरण दी जा सकती है, इसलिए आपको हर एक रूप पहचान में आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए कि वो कैसे आता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि y बराबर हमने क्या किया, 2 पाई/टी और 2 पाई/लैम्बडा रखा, और यहाँ हमने 2 पाई इसमें से कॉमन निकाल लिया। ओके, अब इसके बाद हमने ये वाला कैसे आया, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर नीचे से लैम्बडा कॉमन निकाल लिया, है ना, ताकि लैम्बडा नीचे से कॉमन आने पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैम्बडा न ऊपर था न नीचे था, तो इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऊपर और नीचे लैम्बडा का गुणा कराते हैं, है ना, गुणा और भाग दोनों। तो इसमें क्या होता है, नीचे वाला लैम्बडा तो बाहर कॉमन आ गया, और ऊपर वाला लैम्बडा ऊपर ही रखा, यानी कि एक एक्स्ट्रा लैम्बडा ऊपर रख दो, और एक नीचे इधर लैम्बडा था वो तो बाहर कॉमन आ गया। ओके, तो एक फॉर्म बन गई आपकी इक्वेशन ये वाली। इसी के बाद एक और चाहो तो इसके अंदर आप लेमड़ा अपॉन टी को क्या लिख सकते हो, वी, है ना, अभी हमने पढ़ा वी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे वी भी रख सकते हैं, तो एक फॉर्म ये भी बन गई। ओके, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि इन इक्वेशंस को हमको कैसे यूज़ में लेना है ना, लेकिन ये इक्वेशन की सारी फॉर्म्स आपको ध्यान होनी चाहिए। ओके, देखो अब यहाँ पे इसमें देख रखा है, समतल प्रगामी तरंग का प्रारंभिक कला के साथ सामान्य समीकरण जो आपको दे रखा है, विस्थापन बराबर ये जितना भी जो समीकरण है वो दे रखा है ना, प्लस माइनस जो भी वो तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये जो स्टार्टिंग में साइन के आगे होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आयाम कहलाएगा, है ना, जो टी के साथ है वो ओमेगा है, एक्स के साथ है वो के है, फिर इसके बाद जो भी प्लस माइनस में और कुछ दे रखा है तो वो प्रारंभिक कला है ना, कलांतर आपको समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक तरह इसके अन्य रूप आपने अभी अन्य रूप तो सभी देख लिए हैं, वही रूप हैं ये। हाँ, इसके अंदर यहाँ देखो आपको अच्छा दे रखा है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर जो होगा वो टी का गुणांक होगा। टी का गुणांक कैसे, तो यहाँ पे आपको देखो, ये जो टी है इसके साथ इसका जो भी गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ओमेगा, है ना। तो जो टी के साथ होगा यानी कि टी का जो गुणांक होगा वो होगा आपका ओमेगा। ओके, यहाँ पे फिर दे रखा है संचरण नियतांक के बराबर एक्स का गुणांक, तो वही यहाँ पे जो एक्स है उसके साथ जो गुणांक है उसका वो क्या होगा, उसका तरंग संचरण नियतांक। नेक्स्ट अब बताया है तरंग चाल v बराबर टी का गुणांक बटा x का गुणांक, कहने का मतलब वही t का गुणांक ओमेगा है और x का गुणांक k है, तो v बराबर ओमेगा अपॉन k, जो अपन ने अभी v और ओमेगा के रिलेशन में जो निकला था फॉर्मूला वही आएगा, है ना। तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर क्या होगा, तो 2 पाई अपॉन एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है भाई, एक्स का गुणांक है के, है ना, तो सीधी सी बात है के बराबर 2 पाई/लैम्बडा, आपने तरंग संचरण नियतांक पढ़ा है ना, तो इसका अगर मैं पक्षांतरण करूँ तो लैम्बडा बराबर 2 पाई अपॉन के होगा, है ना, तो ये चीज़ वही कह रही है, लैम्बडा बराबर 2 पाई अपॉन के। ओके, वैसे ही आवर्तकाल बराबर टी बराबर 2 पाई अपॉन टी का गुणांक, टी का गुणांक क्या है, ओमेगा, तो कहने का मतलब ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी आपने पढ़ा है, तो इसका मैं पक्षांतरण कर दूं तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा में लिख सकता हूँ, है ना। तो ये वही चीज़ समझा रहा है ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है आवृत्ति एन, एन बराबर, आवृत्ति को एन से दर्शाओ, न्यू से दर्शाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो एन बराबर टी का गुणांक अपॉन 2 पाई, है ना, तो ये उसका उल्टा हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई बराबर एन लिख सकते हो, क्योंकि इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, है ना, और यही हमारे आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। ठीक साहब, नेक्स्ट देखो, ऐसी तरंगे जो मनुष्य के कर्णपटल पर उत्पन्न कर दे, क्या कर दें, कंपन उत्पन्न कर दे,
मानव के मस्तिष्क में संवेदना उत्पन्न कर दे, इसी को हम ध्वनि तरंग कहते हैं। इससे पहले वाले में भी हम वैसे पढ़ चुके हैं ध्वनि तरंगे, है ना। ध्वनि तरंगों में क्या होता है सभी आपको पता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए निश्चित आवृत्ति की ध्वनि जो होती है वो श्रव्य परास कहलाती है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये हम सुन सकते हैं, है ना। 20 हर्ट्ज से कम वाली और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली दोनों हम नहीं सुन सकते हैं। इससे कम वाली क्या कहलाती है, 20 हर्ट्ज से कम वाली अपश्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा वाली पराश्रव्य, है ना। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो कम वाली भी सुन सकते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली सुन सकते हैं, जैसे कि मच्छर, कुत्ते, चमगादड़ आदि। ओके, जो ध्वनि होती है वो सभी का, ध्वनि का जो वेग होता है वो सभी माध्यम में अलग अलग होता है ना। ठोस में अलग, द्रव में अलग, गैस में अलग। तो ये क्वेश्चन भी इससे भी कई। प्रत्यास्थ माध्यम में ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल के लिए सूत्र दे रखा है आपको, v बराबर √E/ρ, है ना। ये p नहीं है, ये रो है, वैसे सभी को ध्यान होगा, हमने कई बार पढ़ा है। इसको हम इससे रो से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये रो क्या होता है, माध्यम का घनत्व, और ई क्या है, माध्यम की प्रत्यास्थता। अब प्रत्यास्थता क्या है, इसके लिए पूरा चैप्टर प्रत्यास्थता का हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो आपने नहीं देखा हो तो कृपया करके इसी की प्लेलिस्ट है बेसिक फिजिक्स वाली, तो उसके अंदर देखना, प्रत्यास्थता के ऊपर कई क्वेश्चन और लगभग प्रत्यास्थता पूरा टॉपिक हमने देखा है ना। तो माध्यम की प्रत्यास्थता बटे माध्यम का घनत्व। ठोसों में v बराबर √y/ρ, है ना। ठोसों की जब भी बात होती है तब आपको पता होगा यंग प्रत्यास्थता हमने गुणांक पढ़ा था। तो ठोसों में जब बात होगी तब इसमें हम e की जगह क्या रख देंगे, y। तो v बराबर √y/ρ, जहाँ पे y क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। उसी प्रकार द्रव और गैस की बात करोगे तो उसकी जगह हम यहाँ पे b यूज में ले रहे हैं, b बराबर द्रव या गैसीय माध्यम का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में कैसे बनते हैं, इस वाले से बता रहा था मैं आपको कि ठोस, द्रव और गैसों में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है भाई, ठोस, है ना। ठोस, द्रव, गैस तीनों में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन होगा, ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। तो ठोस का ई सबसे ज़्यादा होगा, द्रव का ई उससे भी कम होगा, और गैस का उससे भी कम होगा। तो सीधी सी बात है, आप फॉर्मूले से सीधा सीधा देख सकते हो कि जितनी इस ऊपर वाले की वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, v की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा आएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ठोसों में ध्वनि की चाल अधिकतम और गैसों में चाल न्यूनतम होगी, है ना। तो जितना ठोस का प्रत्यास्थता जितनी ज़्यादा होगी, उसी के अंदर v का मान भी उतना ज़्यादा होगा। v का मान क्या है, तो वही ध्वनि की चाल है ना। तो ठोसों में ध्वनि की चाल अधिकतम और गैसों में चाल कितनी होगी, न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे उसका क्रम आपको दे रखा है कि ठोस में चाल सबसे अधिक, द्रव में उससे थोड़ी कम, और गैस में उससे भी कम। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखेंगे। अब आता है एक लास्ट फॉर्मूला अच्छा सा, लाप्लास संशोधन। लाप्लास संशोधन का फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे हम। लाप्लास के अनुसार हवा में ध्वनि तरंग का संचरण रुद्धोष्म परिवर्तन है। तो इसके ऊपर भी हम रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम पे पूरा अलग से 2-3 वीडियो में देख चुके हैं, तो वो भी देख ले हुए। ये क्या है, सब स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाली बातें हैं, क्योंकि अब आगे जाके पिछले वाले कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही आएगा, है ना। जितना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पिछले जन्मों के हमारे कर्मों का फल हमको आगे भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको पिछले का डायरेक्ट जंप करके ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो आपको सारे संबंध में जो भी वर्ड कहीं भी कहीं यूज़ में आएंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, जिसके कारण ध्वनि के वेग का सूत्र, तो ध्वनि के वेग का सूत्र v बराबर आपको दे रखा है √γ/p/ρ, है ना। ये लाप्लास ने, इन्होंने इनका सूत्र निकाला है ध्वनि का वेग निकालने के लिए, इन्होंने अपना सूत्र दिया। तो v बराबर √γ/p/ρ, जहाँ पे गामा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात। ये भी हमने उसमें पढ़ा है, समतापी प्रक्रम और विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा वगैरह पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ रखा है। गामा बराबर विशिष्ट ऊष्मा अनुपात होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे इन्होंने ली है 1.41, है ना। पी क्या है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जनरली हम कितना लेते हैं, 1 एटीएम। 1 एटीएम किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, तो 1.01 लगभग एक ही होता है, इसलिए कभी कभी हम डायरेक्ट 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लेते हैं क्वेश्चन में, है ना। और रो क्या होता है, रो यहाँ पे हवा है, तो हवा का घनत्व कितना लिया है, हवा का घनत्व लिया है 1.29 किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो जब ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं लाप्लास संशोधन के फॉर्मूले में, तो इससे हम v जो हमको मिलता है वो कितना मिलता है, 331.6 मीटर प्रति सेकंड।
है ना, जो कि हवा के चाल के लगभग बराबर ही आता है। हम हवा का जो लेते हैं, ध्वनि का जो वेग लेते हैं सामान्य तरह से हवा के अंदर, वो लेते हैं 330 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये 331 समथिंग आ रहा है, तो लगभग यानी कि इनका जो फॉर्मूला है वो लगभग सही है। इससे लाप्लास के सूत्र से जो प्राप्त ध्वनि का वेग है वो वास्तविक मान के लगभग समान ही है। तो इससे ध्वनि तरंग संचरण मतलब ये जो कह रहे हैं इसका मतलब ये सही बात है कि इससे ध्वनि तरंग का संचरण रुद्धोष्म परिवर्तन है, ना कि समतापीय परिवर्तन। तो ऐसा आपको थ्योरी में पूछ भी लेते हैं कि सिद्ध करो कि ध्वनि का तरंग संचरण जो है वो रुद्धोष्म परिवर्तन है, ना कि समतापीय। तो इसका मतलब आपको ये बताना है। तो वो डायरेक्टली लाप्लास संशोधन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा नहीं पूछ के इनडायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं, है ना। तो एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये आपको दे दें कि बताओ कि तरंग संचरण रुद्धोष्म परिवर्तन है, ना कि समतापी परिवर्तन, और फॉर्मूले दे दे 4 अलग अलग से, है ना। तो आपको ये बताना होगा कि ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ओके, तो फॉर्मूला भी ध्यान रखें। इसी के अंदर अब देखो आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है और माध्यम की गति का क्या प्रभाव पड़ता है। आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व घट जाता है और परिणाम स्वरूप वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था v बराबर, यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, ये रहा v बराबर ई अपॉन रो, है ना। तो माध्यम की प्रत्यास्थता बढ़ेगी तो माध्यम की चाल बढ़ेगी, लेकिन अगर माध्यम का घनत्व है वो अपॉन में है ना, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब वो जितना घटेगा घनत्व, चाल उतनी ही बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु का घनत्व क्या होगा, घटेगा, और वायु का घनत्व घटेगा तो वायु की जो चाल होगी, वो ध्वनि की जो चाल होगी वायु में वो बढ़ेगी। समान तापक्रम पर नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना से अधिक होती है ना। तो यहाँ पे शुष्क वायु का यहाँ पे घनत्व ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर जो ध्वनि की जो चाल होगी वो कम होगी, क्योंकि जो ध्वनि की चाल है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, वैसे ही यहाँ पे माध्यम की गति का जो प्रभाव है, तो यदि माध्यम का ओमेगा वेग से ध्वनि संचरण की दिशा में थीटा कोण बनाती है, तो जो आपको परिणामी वेग लेना है उसमें आपको v प्लस ओमेगा कॉस थीटा करना होगा, है ना। तो जो हम वेग ले रहे जनरली v, उसमें आपको ओमेगा कॉस थीटा आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। लास्ट टॉपिक आता है साहब प्रतिध्वनि इको, है ना। हम एक बार बोलते हैं और हमको 3 बार जो सुनाई देता है, 4 बार सुनाई देता है, कहीं कहीं जगह पर डिपेंड है कितनी बार सुनाई देता है ना। तो जब उत्पन्न ध्वनि किसी दूरस्थ परावर्तक सतह जैसे पहाड़ी, इमारत इत्यादि से टकरा कर वापिस सुनाई देती है, तो इस ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, है ना। सुरेश 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 सुरेश, हाँ। तो जो इको आ रहा है वो कैसे आता है, तो यदि परावर्तक सतह की स्रोत से दूरी d है ना, यानी कि मान लो कि यहाँ पहाड़ या किसी भी इमारत से टकरा के आवाज़ वापस आ रही है और हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, हमने आवाज़ लगाई है, और यहाँ से वापस आवाज़, सीधी सी बात है, ध्वनि की तरंगें जाएंगी, टकराएंगी और वापस यहाँ तक आपके कानों तक आएंगी, फिर आपको सुनाई देगा, है ना। तो मान लिया कि बीच में डिस्टेंस कितनी है d, है ना। तो ये d है और ये वापस आई, तो इतनी इसने दूरी d इसने वापस तय की, है ना। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा जो हमारा जो सूत्र है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी तय की, तो पहले d, है ना, फिर वापस आई तरंग तो d दूरी और तय की। इसका मतलब टोटल दूरी किसने कितनी तय की, 2d, है ना, अपॉन चाल हमने ध्वनि के जो वेग हम मानते हैं v, है ना। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा t बराबर 2d अपॉन v। ओके, तो इससे हम फाइंड करेंगे। ये आपके मेन जो फॉर्मूले थे वो हमने पढ़े हैं। अब इसके अंदर हम इसके देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस काफ़ी हैं तो इसके अंदर थोड़े बहुत कम ही देख पाएंगे, बाकी नेक्स्ट सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये मेन जो अपने फॉर्मूले अभी तक पढ़े वो आप एक जगह चाहें तो नोट कर लें, ताकि इनको यूज़ में हम लेंगे। ओके, शुरू करें। देखो साहब, तरंग गमन के वेग v, आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा में संबंध क्या है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ाई है संबंध, है ना। तो संबंध क्या है साहब, लगाओ दिमाग और बताओ। वैसे आपको तुरंत याद होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, सी, है ना। सी यानी कि क्या है, ये एन कहो चाहे न्यू कहो, है ना।
आवृत्ति चाहे एन को हो चाहे न्यू को हो। अब जनरली कंफ्यूज कहाँ होते हैं बच्चे, न्यू और वी लगभग उनको एक जैसे दिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये तरंग गमन का वेग वी बताया है, लेकिन इनको ये व्यू न्यू जैसा दिख जाता है, इसलिए हम आवृत्ति को जनरली अब एन में ही यूज़ करेंगे ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। आवृत्ति एन है, तो यहाँ पे आवृत्ति एन बराबर क्या होगा, वी अपॉन लेमड़ा, क्योंकि हमारे को फॉर्मूला जो याद है वो क्या होता है, जनरली आपको जो फॉर्मूला याद है वो क्या है, v बराबर एन लेमड़ा, है ना। ये फॉर्मूला सभी को याद है। तो n बराबर यहाँ पे सब जगह n दे रखा है ना, n n n, इसका मतलब n आपको निकालना है पक्षांतरण करके, तो n बराबर क्या आ जाएगा, लेमड़ा इधर चला जाएगा नीचे, तो वो आ जाएगा v अपॉन लेमड़ा यानी कि c। ओके, नेक्स्ट देखो, एक स्वरित्र में 256 कंपन प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो कम उत्पन्न तरंग दैर्ध्य होगी। तो आपको लेमड़ा का मान निकालना है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, वही फॉर्मूला जो अभी हम लगाते हुए हैं, v बराबर एन लेमड़ा। इसके अंदर आपको n कितना दे रखा है साहब, 256 कंपन प्रति सेकंड। एक हमेशा ध्यान रखें मात्रक का कि कंपन प्रति सेकंड में आपको दिया हुआ हो, है ना। कहीं कहीं आपको कंपन प्रति मिनट में भी दिया हुआ होगा, तो प्रति मिनट में दिया हुआ हो तो आपको 60 का भाग दे के उसको सेकंड में बदलना होगा, है ना। तो यहाँ पे तो आपको कंपन प्रति सेकंड ही दिया है और वेग दिया है 330, तो आपको निकालना क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन एन। v कितना दे रखा है आपको, 330, और बटे में n कितना दे रखा है आपको, 256। बस अब भाग देना है। अब गुणा भाग तो मैं सिखाऊंगा नहीं, है ना। तो 330 बटा 256 आप भाग देंगे तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 1.29, यानी कि आ गया आपका डी, 1.29 मीटर। क्लियर, आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, इजी हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको इतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ओके साहब, जब एक 300 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन 0.1 सेमी है, तो कण का अधिकतम वेग होगा। लगाओ दिमाग, करो, क्या करेंगे। यहाँ पे हम जो हमने रिलेशन निकाला था v और ओमेगा के बीच में, क्या निकाला था साहब, देखो मैं रिलेशन एक बार वापस थ्योरम बता देता हूँ। यहाँ जो हमने v और ओमेगा के बीच में ये जो फॉर्मूला निकाला था, इस फॉर्मूले में आप एक फॉर्मूला और ध्यान दें कि यहाँ तक हमने जो निकाल दिया v बराबर ओमेगा इंटू 1/k, है ना। तो यहाँ पे आप v बराबर ओमेगा इंटू 1/k की जगह आप लिख सकते हो साहब a, है ना। a क्या है आपका, वो जो हो जाएगा अधिकतम विस्थापन को हो, आयाम को हो, है ना। तो यहाँ पे v बराबर a, एक और आपका इक्वेशन बन जाएगी v बराबर a ओमेगा, है ना। तो v बराबर a ओमेगा भी आप नोट कर लें, ये इक्वेशन भी काम आएगी, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन, इसके अंदर आपको दे रखा है अधिकतम विस्थापन 0.1 है ना, यानी कि आपको a की वैल्यू दे रखी है 0.1। नेक्स्ट आपको दे रखा है 300 हर्ट्ज आवृत्ति, है ना। तो हम जो इक्वेशन लगा रहे हैं v बराबर a ओमेगा, तो ओमेगा का वो फॉर्मूला लिखो जिसके अंदर आवृत्ति आती हो। तो आवृत्ति क्या होता है, 2πn, ओके, जिसके अंदर n की वैल्यू आपको 300 हर्ट्ज दे रखी है। तो बस आपको पास a की वैल्यू है, n की वैल्यू है, और 2π तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो आपको बस हल करना है और आंसर निकालना है v का। तो कैसे करेंगे, देखो v बराबर a ओमेगा, तो v बराबर a कितना दे रखा है 0.1 इंटू 2πn, तो 2π और n की वैल्यू आपको दे रखी है 300, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, 1 0, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 60 पाई। तो देखो आंसर, आंसर आ गया आपका साहब 60 पाई सेमी प्रति सेकंड, है ना। वेग है, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में होता है, लेकिन यहाँ पे हमने विस्थापन सेमी में दे रखा है, तो आंसर भी किस में आएगा, सेमी प्रति सेकंड में आएगा, है ना। तो मात्रकों का ध्यान रखें किस में दे रखा है। अब यदि आपको आंसर मीटर में दे रखा होता तो आपको फिर कन्वर्ट करना होता, है ना। तो ध्यान रखना मात्रकों का भी किस में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट आता है अनुदैर्ध्य तरंग में तरंग वेग तथा कण के वेग के मध्य कोण कितना होता है। तो अगर आपने अनुदैर्ध्य तरंग इसके पिछले वीडियो में पढ़ी थी तो हमने उसके अंदर बात की थी कि जो तरंग वेग तथा कण के जो वेग होते हैं उसके उसी डायरेक्शन में होते हैं, है ना। यानी कि ये इस डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में होते हैं। कहने का मतलब
एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और जब भी आपने पढ़ा होगा एक दूसरे के समानांतर हैं, इसका मतलब जो एंगल है वो क्या होगा, ज़ीरो, है ना। यानी कि ये लाइन है, इसी के ऊपर इसी को मैं रख दूँ तो ये तो सीधा इसी के ऊपर है, यानी कि एंगल बन ही नहीं रहा, इसका मतलब अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा, ज़ीरो। और इसी की बात अगर अनुप्रस्थ तरंग में करोगे तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा, कैसा था, लंबवत 90 डिग्री, है ना। तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए क्या हो जाएगा फिर वो 90 डिग्री। ओके, एक फॉर्मूला ये आता है साहब कलांतर और पथांतर में संबंध का। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला होगा कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर, है ना। तो कलांतर बराबर कहाँ दे रखा है आपको, ये रहा। कलांतर बराबर, कलांतर को हम दर्शाते हैं फाई से, है ना। अंतर है इसका मतलब वो लैम्बडा, ये आगे लगा दिया हमने, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। डेल एक्स होता है आपका पथांतर। ओके, तो कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर। इसी के ऊपर क्वेश्चन देखो साहब, और समझ में आ जाएगा आपको। हवा में ध्वनि का वेग आपको दे रखा है, नहीं भी दिया हो तो आपको ध्यान रखना है। हवा में किसी विशेष ध्वनि का 40 सेमी पथांतर है, वह 1.6 पाई कलांतर है, तब इस ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी। क्या होगा साहब, बताओ कैसे करेंगे। अभी हमने फॉर्मूला देखा, क्या है, डेल फाई यानी कि कलांतर बराबर 2 पाई/λ इंटू पथांतर यानी कि डेल एक्स। ओके, तो आपको क्या कितना दे रखा है, डेल फाई क्या है, कलांतर कितना दे रखा है, 1.6 पाई। तो 1.6 पाई बराबर 2 पाई/λ। तो लेमड़ा कितना दे रखा है आपको, नहीं दे रखा है, लेमड़ा ही आपको निकालना है ना। तो सीधी सी बात है, देखो बताता हूँ बाद में, 1 मिनट पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला जैसा है। 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। डेल एक्स क्या है, पथांतर कितना दे रखा है, 40, तो 40। ठीक साहब, अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, लेमड़ा निकाल लेंगे। निकालो लेमड़ा। लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, पक्षांतरण कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 40/1.6 पाई। ठीक साहब, पाई से पाई कट जाएगा, 40 का गुणा हो जाएगा 80, 80 में 1.6 का भाग देना, तो ये आपको लगभग मिल जाएगा कितना, 50 सेमी। क्योंकि सेमी में ही मिलेगा, क्योंकि हमने लिया ही सेमी में, है ना। पथांतर किस में लिया है, सेमी में लिया है, तो आपको किस में मिलेगा, सेमी में। तो कितना मिला आपको, लेमड़ा 50 सेमी। आप चाहे तो मीटर में कन्वर्ट करके भी रख सकते थे, तो आपको डायरेक्ट मीटर में मिल जाता, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले सेमी में रखा है और बाद में अब हम मीटर में बदल देते हैं। तो 50 सेमी को मीटर में बदलना हो तो कितना आ जाएगा, 100 का भाग देंगे, यानी कि 0.5 मीटर। ओके, तो लेमड़ा आ गया आपका 0.5 मीटर। लेकिन आपको क्वेश्चन में लेमड़ा नहीं पूछा है, आपको पूछा है आवृत्ति, है ना। तो अगर हमारे पास लेमड़ा हो तो हम आवृत्ति निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहले ही हमने रिलेशन पढ़ा था तरंग वेग समीकरण वाला, v बराबर एन लेमड़ा, है ना। v बराबर एन लेमड़ा में आपको, हमको निकालना क्या है, आवृत्ति यानी कि n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर आता है आपका v/λ, जिसमें v कितना है, 330, और लेमड़ा आपने अभी निकाला कितना आया था, 0.5 मीटर, है ना। तो ये आपको भाग देना है, बस पॉइंट हटाओ, काटो, ये काट देना, लगभग ये 660, है ना, 660, यानी आपका आंसर आ जाएगा सी, 660 हर्ट्स। ओके, आंसर आ गया आपका सी, 660 हर्ट्स। यह होगी आपकी तरंग की आवृत्ति। समझ में आया कैसे किया, कुछ नहीं किया। आपको कलांतर और पथांतर का जो फॉर्मूला रिलेशन है वो ध्यान रखना है। उसके अंदर उससे हमने लेमड़ा निकाला, और फिर हमारे पास तरंग वेग समीकरण है v बराबर एन लेमड़ा, उससे हमने लेमड़ा की वैल्यू रखी, और v आपको दे रखा है, नहीं दिया हो तो आपको ध्यान रखना है। हवा के अंदर ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड, वैल्यू रख दी, भाग दे दिया, आ गया। ओके, इसके आगे क्वेश्चंस काफ़ी हैं पर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हम इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इन जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक बार ध्यान रखो, एक जगह उतार लो, उनको एक बार वापस पढ़ो, प्रैक्टिस करो। देन हम नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, धन्यवाद।